आज इस क्लास में हम मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के लिए गणित के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जिन्हें यदि आप सॉल्व करना सीख गए तो यहाँ से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे और आप उन्हें डेफिनेटली करके आएंगे। यह सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस के अनुसार हैं। यह इसका सेकंड पार्ट है। इससे पहले इसका फर्स्ट पार्ट हो चुका है जिन्हें आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। यदि आपने नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है। यदि एक घन की एक सतह का क्षेत्रफल 64 वर्ग सेंटीमीटर है तब इसका आयतन कितना होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या किया, एक घन का डायग्राम बना लिया है जिससे आपको समझ में आ जाए। ये देखिए चित्र में घन बताया हुआ है मैंने, जिसकी भुजा क्या है, ए है ना। अब यहाँ पर क्या था साथियों, घन की एक सतह का क्षेत्रफल 64 वर्ग सेंटीमीटर है। साथियों घन में टोटल 6 भुजाएं घन में टोटल 6 सतहें होती हैं। घन में कितनी सतहें होती हैं, टोटल 6 सतहें होती हैं, जिसमें से एक सतह का क्षेत्रफल दिया था यहाँ पर 64 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए साथियों, जो घन की सतह होती है वो 6 सतहें होती हैं, वो इस तरह से होती हैं। तो साथियों यदि मैं आपसे बोलूं इस सतह का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इस सतह का क्षेत्रफल होगा साथियों ए स्क्वायर होगा ना, लंबाई गुणित चौड़ाई। भैया घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, है ना। तो मैंने लिख लिया घन की एक सतह का क्षेत्रफल कितना है, एक ए स्क्वायर होगा, जिसका मान दिया है मैं 64। मतलब क्या है, ए स्क्वायर बराबर 64। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, रूट ऑफ 64 बराबर रूट ऑफ 64 का मान कितना हो गया हमारा, 8 हो जाएगा। ठीक है, 64 का वर्गमूल कितना हो गया, 8। तो हमारे पास ए की वैल्यू निकल कर आ गई, कितनी है भैया, ए की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है कि कितनी है, 8 है ना। चलिए अब हमें क्या करना था, हमें निकालना था घन का आयतन। तो भैया घन का आयतन कितना होता है, घन का आयतन होता है ए क्यूब। तो ए की वैल्यू कितनी है, 8 है, तो 8 का क्यूब कर दो। 8 का क्यूब किया हमने तो कितना मिला हमें, 8 का यदि आप क्यूब करोगे तो हो जाएगा 512। ये 8 का क्यूब का मान हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। ओके, चलिए इसके बाद आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अपनी यात्रा का 40% पैदल और शेष बस द्वारा तय करती है। यदि उसे 80 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो उसके द्वारा बस से तय की गई दूरी की कितनी होगी। बताना है यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए साथियों, प्रश्न आप लोग पहले ध्यान से पढ़ा करो, समझा करो प्रश्न में कहा क्या गया है, उसके बाद सॉल्व किया करो, है ना। अब देखिए यहाँ पर प्रीति है जो अपनी यात्रा का 40% करती है पैदल। कितना करती है, 40% पैदल और शेष बस द्वारा। भैया जब 40% पैदल यात्रा करती है तो बचा भाग कितना है, टोटल यात्रा कितनी थी, 100%। तो जितनी यात्रा बची है 60% वो किससे की, उसने बस से की। और यहाँ पर कहा गया है यदि उससे 80 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, कितनी दूरी तय करनी है उसे, 80 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, तो उसके द्वारा बस से तय की गई यात्रा की दूरी ज्ञात करें। भैया बस से तय की है दूरी उसने 60%, मतलब हमें 80 का 60% निकालना है तो हमें पता चल जाएगा कि उसने बस से कितनी दूरी तय की है। चलिए हम 80 किलोमीटर के दिया है, इसका 60% निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे हम, 80 गुणित 60/100, ऐसे निकलेगा 60%। अब देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, ठीक है, 2 जीरो नीचे थे 2 जीरो ऊपर थे तो कैंसिल हो गए। बचा कितना, 8 और 6, तो 8 6 कितना हो गया हमारा, 48 हो गया। ठीक है, 48 किलोमीटर। तो यहाँ पर राइट आंसर साथियों हमारा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। चलिए इसके बाद आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग है। बताना है प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या है। देखिए साथियों, अभाज्य संख्या क्या होती है आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, तब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अभाज्य संख्या साथियों वो संख्या होती हैं जिनमें या तो
1 से भाग जाएगा या फिर स्वयं उसी से संख्या से भाग जाएगा, उसे कहा जाएगा अभाज्य संख्या। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 7, भैया 7 क्या है? अभाज्य संख्या है, क्योंकि 7 में 1 से भाग जाएगा और स्वयं 7 से भाग जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? देखिए यहाँ पर क्या है, प्रथम 4 अभाज्य संख्या। देखिए भैया, सबसे पहली अभाज्य संख्या होती है 2। ध्यान रखना, 2 एक अभाज्य संख्या होती है। फिर इसके बाद क्या है? 3, फिर क्या है? 5, फिर क्या है? 7। तो ये 4 हमारी अभाज्य संख्याएं हो गई। अब हमें क्या करना है? हमें इनका योगफल बताना है। एक योगफल कितना होगा, तो हम इनको जोड़ देते हैं। जोड़ दीजिए, 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17। कितना आ गया योगफल? 17 आ गया। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? देखिए यह साथियों जो क्वेश्चन है वो है सिंपलीफिकेशन का। ठीक है, और इस तरह के साथियों जो क्वेश्चन है 2011 में 3 से 4 क्वेश्चन सिंपलीफिकेशन के आया हुए थे, और इस बार भी देखना 2 या 3 क्वेश्चन अवश्य आएंगे, इसलिए आप लोग सिंपलीफिकेशन को बहुत अच्छे से करना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 1800 भागित 9 गुणित 2 बराबर लिखा है कि क्या आएगा। अब बहुत सारे साथी क्या करेंगे, यहाँ पर 9 दूनी 18 कर देंगे और 18 से भाग देंगे 1800 में, तो कह देंगे भैया 100 आंसर हो जाएगा। लेकिन ये जो है ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा यदि आप 100 आंसर लगाएंगे, क्योंकि जो सिंपलीफिकेशन होता है इसमें हम एक नियम फॉलो करना होता है, बोर्डमॉस। क्या करना होता है? बोर्डमॉस का नियम हमें फॉलो करना होता है, जिसमें क्या होता है, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर भाग को, फिर मल्टीप्लाई को। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग। इसमें हमने क्या किया, 1800 भागित 9 इस तरह से लिख लो, फिर यहां पर गुणित कर दो, 2 कर दो, है ना। जैसा लिखा था मैंने क्या किया है, ऐसा लिख दिया इसको, है ना। अब क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, बचा 2 0, तो कितना हो जाएगा, 200 गुणित 2 कितना हो गया, 200 दूनी हो गया 400। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, है ना। यदि आपको कोई भी डाउट रहता है किसी भी क्वेश्चन को लेकर तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 8982611460 पर हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। चलिए इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। भैया आरोही क्रम क्या होता है, ध्यान रखना साथियों, एक होता है आरोही क्रम और एक होता है अवरोही क्रम। ठीक है, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, मतलब पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। ठीक है, आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम में, और अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम में। तो ये आप दोनों पॉइंट ध्यान रखना। तो यहाँ क्या करना है, हमें इनको आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है। तो पहले क्या है, सबसे छोटी संख्या आएगी, फिर उससे बड़ी आएगी, फिर उससे बड़ी। तो इसमें देखिए सबसे छोटी संख्या देखिए आप इनमें से कौन सी है, ये 4 दी हुई हैं। देखिए इसमें सबसे छोटी साथियों संख्या है वो आएगी, क्या कौन सी आएगी, ये लास्ट वाली आएगी 0.06, है ना, आएगी ना। सबसे पहले कौन सी आएगी, 0.06 आएगी, फिर उसके बाद क्या है, ये 0.6 आ जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, 0.603 आ जाएगी। ठीक है, 0.603 आ जाएगी। फिर इसके बाद क्या है, ए आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसा दिया है हमें ऑप्शन ए में, ये बिल्कुल यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए साथियों प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। यहाँ लिखा हुआ है
x प्लस 3/2x-5 इज इक्वल टू 4/5 का हल ज्ञात करें। मतलब यहाँ पर हमें क्या करना है, x की वैल्यू ज्ञात करनी है भैया। तो इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ था। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले साथियों आपको क्या करना होता है, जो एक क्वेश्चन दिया होता है इसमें आपको तिर्यक गुणा करना होता है। ठीक है, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। तो चलिए हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 का गुणा करेंगे x प्लस 3 में, तो कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। 5 का गुणा x में होगा तो फिर 5 का गुणा 3 में हुआ तो क्या होगा, 5 3 15 हो जाएगा। बराबर लगा दिया ज्यों ज्यों का त्यों। इसके बाद क्या है, 4 का गुणा होगा 2x ऋण 5 में, तो 4 का गुणा 2x में हुआ तो हो गया 4 दूनी 8x। इसके बाद माइनस चिन्ह ज्यों का त्यों, 4 का गुणा 5 में हुआ तो हो गया 20। अब क्या होगा साथियों, देखना, जो 5x है इसको हम इस साइड ले आएंगे और 20 को ले आएंगे हम इस साइड। ठीक है, तो चलिए हम ऐसा करते हैं। ठीक है, जब हम देखिए यहां पर क्या करेंगे, हम 20 को ले आएंगे इस साइड, तो 20 यहां पर क्या है, माइनस का है, इस साइड आएगा तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा, है ना, बराबर 8x ज्यों का त्यों। और ये 5 क्या है, इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा। यहां पर 15 और 20 कितना हो गया हमारा, 35 हो गया, बराबर 8x में से 5x गया तो बचा 3x। भैया 3x बराबर कितना है, 35, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 35/3। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। x की वैल्यू क्या होगी, 35/3 होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भूमि के एक आयताकार टुकड़े का क्षेत्रफल 1600 वर्ग मीटर है, मैदान की लंबाई 80 मीटर है, 120 रुपये प्रति मीटर की दर से मैदान में बाड़ लगाने की लागत की गणना करें। यहाँ पर कहा गया है एक आयताकार टुकड़े का क्षेत्रफल कितना है, 1600 वर्ग मीटर है, और इसकी लंबाई कितनी है, 80 मीटर है ना। और इसके क्या है, चारों ओर क्या करना है, हमें बाड़ लगवाना है, बाड़ लगाना है चारों ओर। तो बताना है 120 रुपये प्रति मीटर की दर से कितना खर्च आएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मैंने डायग्राम भी बनाया हुआ है। देखिए लंबाई कितनी है, 80 है, क्षेत्रफल कितना है, 1600 वर्ग मीटर है, हमने मान लिया इसकी चौड़ाई कितनी है, b। अब साथियों हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, यही तो होता है ना, लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल। तो लंबाई कितनी है, लंबाई हुए भैया 80, चौड़ाई मान ली हमने b, तो हमने b लिख दिया, बराबर क्षेत्रफल कितना है 1600। तो हम क्या करेंगे, b बराबर कितना हो जाएगा 1600, और जो 80 है वो क्या है, भाग में चला जाएगा, तो 0 से 0 कट जाएगा, 8 दूनी 16 और 0, मतलब b बराबर कितना आ गया हमें 20 मीटर। तो चौड़ाई कितनी है हमारी चौड़ाई निकल कर आ गई कि कितनी होगी, 20 मीटर होगी। अब क्या करना है, हमें इसके चारों ओर हमें बाड़ लगाना है। तो भैया बाड़ कितनी लगेगी, जितना इसका परिमाप होगा आयत का उतने मीटर इसमें बाड़ लगेगी। तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है आयत का परिमाप। तो हमने क्या लिख किया, 2 लिख दिया, लंबाई कितनी है 80 है, चौड़ाई कितनी है 20 है, तो कितना हो जाएगा, 2 80 और 20 कितना हो गया, 100 हो गया। मतलब आयत का परिमाप कितना हो गया, 200 मीटर। ठीक है, तो इसका अर्थ ये हुआ हमें 200 मीटर एरिया में क्या करना है, 200 मीटर लंबाई में हमें बाड़ लगाना है। और 1 मीटर का खर्चा कितना है, 120 रुपये। भाई जब 1 मीटर का 120 रुपये है तो 200 मीटर का कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, 200 में 120 का गुणा कर देंगे, तो कितना होगा, 0 का 0, 120 दूनी 240, मतलब 24,000 रुपये खर्च आ जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, 24,000 रुपये। ठीक है,
चलिए साथियों अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दो पूर्ण संख्याओं के बीच का अंतर 110 है और संख्याएं 2:7 के अनुपात में हैं। दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करें। देखिए इस तरह के साथ जो क्वेश्चन है आपको ट्रिक से सॉल्व करना है, ज्यादा माथापच्ची नहीं करना। देखिए यहां पर क्या है, दो संख्याओं का जो बीच का अंतर है, दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, 110 है और उनका अनुपात कितना है, 2:7 है। भैया यहां पर हम देखें इनके अनुपात में कितना अंतर है, तो यहां पर इसका अनुपात 2 रेशियो है, इसका है 7 रेशियो। तो 7 और 2 में कितना अंतर है, 5 रेशियो का अंतर है ना। 7 और 5 में कितना अंतर है, 5 का अंतर है। तो मैंने लिख दिया 5 रेशियो का अंतर है। और संख्याओं में यदि अंकों में अंतर देखा जाए तो कितना है, 110 है। अर्थात मैं ये कह सकता हूं कि यदि इन संख्याओं में अंकों में अंतर 110 का है और रेशियो में अंतर 5 का है, तो मैं लिख सकता हूं 5 रेशियो बराबर 110 है ना। तो एक रेशियो का मान कितना आ जाएगा, 110 भागित 5 कितना हो गया, 110 में 5 से भाग दिया तो आएगा हमारा 22 है। तो ये हमारा एक रेशियो का मान आ गया। अब हमें क्या करना था, दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करना था। भैया दोनों संख्याओं का रेशियो कितना होगा यदि जोड़ा जाए, तो इसका रेशियो कितना है, 2 रेशियो और इसका रेशियो कितना है, 7 रेशियो। मतलब टोटल कितना है, 9 रेशियो। ये हो गया योग 9 रेशियो। तो हम क्या करेंगे, 9 रेशियो का मान कितना निकाला था हमने, 22 है। तो 22 नंबर कितना हो गया हमारा, 22 नंबर हो गया हमारा 198। तो यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के जो क्वेश्चन है आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, एक्स वाई मानकर बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, आप 2 से 3 क्वेश्चन करोगे, आप 10 सेकंड में आंसर दे दोगे इस तरह के क्वेश्चन का। तो चलिए साथियों आते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहां पर कहा गया है 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल द्वारा विभाजित करने पर क्या आएगा। ऑप्शन है 2, 1, 32, 16। प्रश्न ध्यान से समझना। देखिए सबसे बड़ी गलती तो आप यही करते हो, प्रश्न ध्यान से समझते नहीं हो और बाद में कहते हो कि गलत हो गया या फिर हम पर नहीं बन रहा है। जब प्रश्न समझोगे तब तो आप पर क्वेश्चन बनेगा, है ना। तो प्रश्न में कहा गया था 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से विभाजित करने पर, मतलब भाग देने पर क्या आएगा। तो सबसे पहले प्रश्न में जो कुछ कहा गया है वो आप करो। पहले क्या था, 64 का वर्गमूल। तो भैया 64 का वर्गमूल कितना होता है, 64 का वर्गमूल होता है 8, होता है ना। फिर क्या है, 64 के घनमूल द्वारा विभाजित। तो क्या करेंगे, 64 के वर्गमूल में हम 64 के घनमूल से भाग देंगे। तो 64 का घनमूल क्या होगा, 64 का घनमूल होगा साथियों 4, होगा ना। 64 का घनमूल कितना होगा, 4। भाग दे दीजिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना आ गया, 2 आ गया। देखा कितना इजी है, थोड़ा सा लॉजिक ही तो लगाना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो साथियों इस क्लास में इतना ही। आपको क्लास कैसी लगी, कितना स्कोर किया है वो हमें कमेंट करके अवश्य बता देना। क्लास पसंद आई हो साथियों तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।